एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कौन कौन से एरियाज में हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजों के बारे में प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करते वक्त कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है, एरियाज ऑफ प्लानिंग, है ना। जब भी आप अपना पर्सनल फाइनेंस प्लान करो तो आपको किन किन चीजों के बारे में सोचना है, जिसके बारे में आपको प्लानिंग करना है। ठीक है, चलिए पहले तो क्या पता होना चाहिए, प्लानिंग करने से पहले क्या पता होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशंस। ध्यान से, हाँ, क्या पता होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशंस। फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल पोजीशंस पता होनी चाहिए। यानी अगर किसी प्लानर को, जो आपका पर्सनल फाइनेंस प्लान करके देता है, अगर उस प्लानर को, उस बंदे को फाइनेंशियल पोजीशंस पता होगी, जिसका भी पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना है, उसे क्या पता होगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस पता होगी। फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब क्या होता है, क्या फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो कि वीक हो। स्ट्रांग हो कि वीक हो, अरे वीक बंदा थोड़ी प्लानिंग करेगा। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वही फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में सोचते हैं। आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, स्ट्रांग है कि वीक है। स्ट्रांग का मतलब क्या, भाई आपकी नेटवर्थ कितनी है। फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब क्या, आपकी नेटवर्थ कितनी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आपका कैश फ्लो किस तरीके से है। आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आपका कैश फ्लो किस तरीके से होता है, आप कितना कमा लेते हो हर महीने, आप कितना कमा लेते हो, कितना कैश फ्लो होता है। तो अगर नेटवर्थ पता होगी, अगर आपका कैश फ्लो पता होगा, तो हमें ये पता चलेगा कि आपका करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। आप अभी जिस तरीके से आप रहते हो, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, करंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर करंट क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको फ्यूचर में भी चाहिए, तो आपको कितने पैसे फ्यूचर में चाहिए होंगे, है ना। आप जिस लग्जरीज में रहते हो, आप जिस कंफर्ट में रहते हो, आप जिस नेसेसिटीज में रहते हो, जो बोलना है बोलो, उसी लग्जरीज में अगर आपको फ्यूचर में भी रहना है, तो आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए, ये पहले पता होना चाहिए। और उससे पहले ये पता होना चाहिए कि अभी आपके पास कितना नेटवर्थ है, कितना कैश फ्लो है, कितनी इनकम है, वो पता होनी चाहिए। क्लियर, पहला पॉइंट फाइनेंशियल पोजीशंस। चलिए दूसरा पॉइंट, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, सभी पॉइंट आ जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कोई भी पॉइंट। रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या, भाई आप रिटायर्ड कब होना चाहते हो। सी, जो लोग जॉब करते हैं ना, जो लोग जॉब करते हैं कहीं पे एम्प्लॉयड है, उनका रिटायरमेंट का एज फिक्स होता है। जो लोग जॉब करते हैं ना, उनका रिटायरमेंट का जो एज होता है ना, रिटायरमेंट का एज फिक्स होता है 58 का तो 60। लेकिन जो लोग जॉब नहीं करते, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो लोग बिजनेस करते हैं, ऑक्यूपेशन है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनको डिसाइड करना पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि वो रिटायर्ड कब होना चाहते हैं। यानी मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूं, तो आई हैव टू डिसाइड कि एट विच एज आई वांट टू रिटायर। मैं 45 इयर्स की एज पे रिटायर्ड होना चाहता हूं या 50 की एज पे रिटायर्ड होना चाहता हूं। जितना आप जल्दी रिटायर्ड होगे ना, जितना जल्दी रिटायरमेंट का प्लान करोगे, तो उतना ही जितना जल्दी रिटायरमेंट का प्लानिंग करोगे, उतना ही आपके पास ड्यूरेशन कम हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। आपका जो लाइफ, अभी फॉर एग्जांपल आप 30 इयर्स पे हो, 30 इयर्स की एज पे हो, और अगर रिटायर्ड होना चाहते हो 45 पे, तो आपको 15 इयर्स ही मिलेंगे प्लानिंग करने के लिए।
तो रिटायरमेंट अर्ली होगा, प्लान करोगे, है ना, तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसका बेनिफिट ले सकते हो वो कम हो जाएगा। और इसीलिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट करंट पीरियड में ज्यादा करना पड़ेगा। जितना पीरियड आपको कम मिलेगा ना, उतना ही इन्वेस्टमेंट बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गोल्स बड़े हैं। तो अचीव कैसे करेंगे? इंटरेस्ट तो आपको कम मिलेगा, फिर 15 साल 20 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो? और जितना रिटायरमेंट पीछे आएगा, पीछे की एज में आएगा, पीछे 60 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट, 65 इयर्स ऑफ रिटायरमेंट, तो ऐसे केसेस में आपको पीरियड जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ज्यादा मिलेगा, और इसलिए करंट में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। हेलो? हाँ सर। रिटायरमेंट के लिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से सोर्स है सर? कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हो, है ना? पब्लिक प्रोविडेंट फंड जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस ले सकते हो, पेंशन प्लान्स बहुत सारे हैं, वहां पे आप इंश्योरेंस ले सकते हो। बहुत सारी जगह है, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो ये आपको प्लान करना पड़ता है, इसके अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर देखना पड़ता है। एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज वन ऑफ द एरिया। चलिए, फिर क्या देखना होता है? एडिक्वेट प्रोटेक्शंस। एडिक्वेट प्रोटेक्शन, तो फाइनेंशियल प्लानर जो होता है वो ये भी सोचता है कि भी आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन किसका सर? प्रोटेक्शन किसका? अरे लाइफ का प्रोटेक्शन, यानी लाइफ इंश्योरेंस। आपका प्रॉपर अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना? हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कभी मरते नहीं, कभी बीमार पड़ जाते, मरते पड़ते कोई नहीं, बीमार पड़ जाते। तो अगर आपका हेल्थ का इंश्योरेंस होगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगा, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस होगा, कुछ है ना, क्रिटिकल इलनेस हो जाते हैं, क्रिटिकल डिसीज हो जाते हैं, तो उसका इंश्योरेंस लेके रखा था, तो आपको वहां से पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। आपने एसेट का इंश्योरेंस लेके रखा था, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेके रखा है, स्टॉक का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है ना, लाइफ का, हेल्थ का, एसेट्स का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है ना? लायबिलिटी इंश्योरेंस होते हैं, लायबिलिटी इंश्योरेंस होते हैं। इसका मतलब क्या? भाई आपने एक बैंक लोन ली है, आपने एक बैंक लोन ली है, 25 लाख की बैंक लोन ली है, ठीक है? अगर आप होगे, जिस बंदे ने ये लोन लिया है, जिस बंदे ने लोन लिया है, अगर ये बंदा होगा तो ये लोन वापस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? जो अर्निंग पर्सन होगा, जो मेन बंदा होगा फैमिली का, वो अर्न करता है, उसने लोन ली है, अगर वो जिंदा रहेगा तो लोन वापस कर देगा। लेकिन अचानक अगर कुछ हो गया और मर गया तो क्या करोगे? तो ये लोन वापस कौन करेगा? तो ऐसे केसेस में हमने कुछ इंश्योरेंस लेके रखा है, लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी हुई है ना? डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी उसके लिए भी इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है आपने। एकदम डिसेबल हो गए, पैरालिसिस हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, अभी आप काम पे नहीं जा सकते, अभी आप घर पे पड़े हो, तो फिर घर कैसे चलेगा? इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। दैट इज एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम जब प्लान करेंगे, हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, तो हमें ये देखना होता है कि हमारा टैक्स कम से कम आए, हमारा टैक्स कम से कम आए। इट डजंट मीन हमको टैक्स का इवेजन नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, टैक्स इवेजन नहीं करना है, टैक्स की चोरी करने के लिए नहीं कर रहा हूं। आप प्लानिंग ही इस तरह से करो, आप प्लानिंग ही, फाइनेंशियल प्लानिंग ही इस तरीके से करो
कि आपका टैक्स कम आना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से करो आपका टैक्स कम आना चाहिए। आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू टैक्स फ्री होनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो जाए कि मैच्योरिटी वैल्यू भी टैक्सेबल थी यार, 10% 20% टैक्सेबल थी, कितना सारा टैक्स लगेगा, एकदम से 20% ब्रैकेट में आ गया, है ना। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ के अंदर, तो पीपीएफ में जो मैच्योरिटी पे वैल्यू मिलती है वो टैक्स फ्री होती है, वहां पर टैक्स लगता नहीं है, कितने भी पैसे क्यों ना मिले। तो प्लानिंग करते वक्त ये भी देखो कि टैक्स का क्या है, टैक्स किस तरीके से रहेगा, मैच्योरिटी पे, हर साल, हर इनकम पे, हर साल की इनकम पे टैक्स कितना रहेगा, वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट, एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट का मतलब क्या, एस्टेट का मतलब क्या, इनमें भी रियल एस्टेट, इनमें भी रियल एस्टेट हो सकती है ना, इनमें भी अदर प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स। रियल एस्टेट का मतलब क्या, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, डुप्लेक्स, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, डुप्लेक्स रियल एस्टेट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज। तो एस्टेट प्लानिंग भी तो करना पड़ेगा ना, कि भाई आपको कितना एस्टेट एक्यूमुलेट करना है लाइफ में, आप कितना एस्टेट एक्यूमुलेट करना चाहते हो। ये भी अगर आपको कुछ है, पूछेंगे आपको फाइनेंशियल प्लान कि भाई आपका क्या प्लानिंग है एस्टेट प्लानिंग, आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो अभी राइट नाउ आपको सेविंग करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एस्टेट आपको एक्यूमुलेट करनी है फ्यूचर में, और अगर करनी है हाँ, तो सेविंग अभी बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना। जितना आप एस्टेट प्लानिंग करते हो उतना ही आप छोड़ के चले जाते हो, लेफ्ट आफ्टर डेथ। भाई आपके बाद ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, आपके बच्चों की होगी ना, तो उतना ही उनको प्लानिंग कम करना पड़ेगा, फिर उतना ही उनको स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी। फिर योर चिल्ड्रंस, योर एक्सटेंशन ऑफ डीएनए, उनको फिर आपको स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी, है ना। जितना ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे बच्चों के बीच में, फैमिली के बीच में, तो ये भी प्लानिंग करना होता है। डन ना। हाँ सर। एंड वन मोर इज देयर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन गोल। इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन गोल। तो ये भी होता है एरियाज ऑफ फाइनेंशियल, एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस में ये भी होता है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन गोल, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वो, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो, एंड क्या एक्यूमुलेट करना चाहते हो, एक्यूमुलेशन गोल, है ना, क्या एक्यूमुलेट करना है आपको, कितनी वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है। आया ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जितनी मेरी उम्र होनी चाहिए उतनी मेरे पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं डायलॉग, मेरा एक फ्रेंड डायलॉग क्या बोलता है, जितनी मेरी एज होगी, अगर मैं 40 साल का हूं तो मेरे पास 40 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओहो हो, अगर मैं 60 इयर्स का हो जाऊंगा मेरे पास 60 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो यू हैव अ, है ना, ह्यूज एक्यूमुलेशन गोल। देखो कितनी सारी वेल्थ आपको एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी, हर साल आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी।
तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, आपका नेटवर्थ अच्छा होगा, आपका कैश फ्लो अच्छा होगा, है ना। आपको इनफ मनी एक्यूमुलेट करने पड़ेंगे, इनफ मनी यू आर एक्यूमुलेटिंग, these all are the part of areas of financial planning. बोलिए।